आइए चलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर धातु एवं धातु कर्म। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं की उत्पत्ति कब हुई, मतलब प्राप्ति जो है धातुओं की कब हुई, साथ में धातुओं की सक्रियता श्रेणी और धातु के मुख्य गुणधर्म। तो आइए चलते हैं धातुओं के गुण की ओर। तो देखिए दोस्तों, धातु के गुण जो है क्या होते हैं। धातु जो है क्या होता है, चमकीली होता है। ठीक है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा गुण है, इन्हें पीट कर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। चादर या पन्नी बनाने का मतलब यह है, जैसे आपने देखा होगा टीन की पन्नी बनती है ना, तांबे की पन्नी बनती है और धातु का पन्नी बनता है, तभी तो बर्तन बना पाते हैं हम लोग, है ना। तो ये है उनका दूसरा गुण। तीसरा, इन्हें पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो आपने अधिकतर देखा होगा जो तार होते हैं वो धातु की ही होते हैं और उसे लंबा तार के रूप में खींचा जा सकता है धातु का। एक गुण ये है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। पांचवा, पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है। तो आपने देखा होगा धातु जो होता है ना, उसको जैसे लोहा या तांबा है, किसी को अगर आप पीटते हो तो एक विशेष प्रकार की आवाज जो है उत्पन्न होती है। जैसे लकड़ी को या प्लास्टिक को पीटने पर वो आवाज जो है आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, या सुनाई नहीं देगी उस प्रकार की आवाज। छठवां, उच्च ताप पर पिघलती है। तो धातु जो है इनके ताप जो है उच्च होते हैं, उच्च ताप पर ही धातु जो है पिघलती है, निम्न ताप पर नहीं पिघलती। जैसे प्लास्टिक या दूसरे प्रकार के जो वस्तु होते हैं उनको आप आसानी से जला सकते हो, परंतु धातु जो है ये उच्च ताप पर ही पिघलती है। ये तो हुआ उनके धातुओं के भौतिक गुण। के अंतर्गत हम देखेंगे कि धातुओं की जो है प्राप्ति कब हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से भी बनता है क्योंकि इसको भूगोल और इतिहास में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सोना, सोना की प्राप्ति जो है 6000 ईसा पूर्व हुई है दोस्तों। और भूपर्पटी पर इसकी उपलब्धता देखिए, आप देख सकते हैं कितना शून्य जो है उसके बाद लगा हुआ है, 0.000000 और 31%। तो बहुत कम मात्रा में जो है सोना उपलब्ध है। ठीक है, इसी कारण महंगा भी है। तांबा, तांबा जो है 4200 ईसा पूर्व, 0.0068% ये है तांबा का। चांदी, चांदी का जो है 4000 ईसा पूर्व। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है चांदी का मात्रा भी जो है बहुत कम है। देखिए 0.000079%। इसी वजह से ये धातुएं जो है कीमती भी है। ठीक है, लेड 3500 ईसा पूर्व, 0.0099%। टीन 3000 ईसा पूर्व, 0.0022%। ठीक, जिंक 2000 ईसा पूर्व, 0.0078%। तो भूपर्पटी पर हमारे जो धरती जो है ना ऊपर में, वो कितने मात्रा में जो है ये मौजूद है। आयरन 1500 ईसा पूर्व, 6.3%। आयरन की मात्रा जो है, जो लोहा है उसकी मात्रा ज्यादा है, भाई देख सकते हैं आप। इसी कारण वो क्या है, बाकी धातुओं की तुलना में वो सस्ती है। मरकरी 750 ईसा पूर्व, 0.00067%। प्लेटिनम 1735 में, आप देख सकते हैं 1735, 0.0000037%। कोबाल्ट है 1739, 0.003%। निकेल 1751, 0.0089%, आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार टंगस्टन है 1783। यही टंगस्टन जो है आप जानते हैं कहाँ यूज होता है, फिलामेंट बनाने के लिए। ठीक है, 0.0011%। पोटेशियम 1807, 1.5% जो है भूपर्पटी पर प्राप्त होता है। सोडियम 1807, 2.3%। कैल्शियम 1808, 5%। और मैग्नीशियम 1808, 2.9%। एल्यूमिनियम 1825 में 8.1%। तो सबसे ज्यादा मात्रा जो है किसकी है, वो है एल्यूमिनियम की। इसी वजह से एल्यूमिनियम जो है आपको सस्ती भी मिलती है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इसमें ऐसे धातु जो सोना, चांदी, तांबा, ये जो है बहुत ज्यादा महंगी होती है क्योंकि इनकी मात्रा जो है कम प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो ज्यादा अधिक क्रियाशील धातुओं से निम्न क्रियाशील की ओर जो है एक श्रेणी बनी हुई है, आपको दिख पा रही होगी यहाँ पास। लिथियम है, सोडियम,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, उसके नीचे है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है और प्लेटिनम। तो इस वजह से यह सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा अधिक क्रियाशील, है ना, और नीचे देखिए चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, गोल्ड जो है सोना है, सिल्वर जो है चांदी है, प्लेटिनम है। तो ये जो है बहुत महंगी भी होती है, इसी वजह से इनका आभूषण बना के पहना जाता है। लोहा का तो कोई नहीं पहनता, क्योंकि लोहा भाई जंग लग जाएगा आप पहनेंगे तो, ठीक है। तो इसी वजह से ये महंगा भी होता है। ठीक, एक कारण ये भी है महंगा होने का, मात्रा भी कम है इनकी ऊपर पट्टी पर। दूसरा, ये जो है क्रियाशील नहीं होते, तो आप जैसे पहने रहते हैं वैसी के वैसी ये जो है हरदम बने हुए रहते हैं। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी से मतलब ये होता है, जैसे हम यहां पास लेते हैं कॉपर, ठीक, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट जो है, जो ज्यादा सक्रिय धातु होता है ना, वो क्या करता है, वो प्रतिस्थापित कर देता है। तो कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु हम ले लेते हैं यहां पास, जैसे सोडियम को मान लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम जो है एक धातु है जो ज्यादा सक्रिय होता है कॉपर से। तो क्या करेगा, जैसे क्रिया करता है ना, तो ये जो है कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और कॉपर के स्थान पर सल्फेट से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट और कॉपर को जो है ये अलग कर देता है। इस प्रकार से अधिक क्रियाशील धातुएं जो होती है, वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को क्या कर देती है, उसकी स्थान से हटा देती है, और स्वयं उस जगह जो है जाकर के लग जाती है। जाकर के लगने का मतलब है उनके जो जो अणु होते हैं ना बाकी, उसी से जो है वो क्रिया कर लेती है। तो ये गुण होता है दोस्तों सक्रियता श्रेणी का, इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उस समय ये जो है काम आएगा। आइए देखते हैं धातुओं का दहन करना। तो दहन की सबसे पहले आप देखेंगे, जो दहन जो होता है ना, वो दहन क्या होता है। दहन एक ऐसी प्रकार की क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन से क्या होता है, अभिक्रिया होती है उस धातु का, ठीक है। जो दहन होता है वो कई प्रकार के होते हैं भाई, पूर्ण दहन और आंशिक दहन, मतलब किसी चीज को आधा अधूरा जलाना या पूर्ण रूप से जलाना। तो दहन की प्रक्रिया में आप देखेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है, ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और वो बना लेता है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। अब यहाँ हमको कंप्लीट कर लेना है 4। इस प्रकार से जो है वो बना लेता है। सोडियम जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुओं में आती है, आप देखे होंगे सबसे पहले लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम और सोडियम। तो सोडियम जो है ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से ही सोडियम को क्या किया जाता है, सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर, केरोसिन के अंदर, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन से स्वतः ही क्रिया कर लेती है। इसी वजह से इसे हम मिट्टी के तेल के अंदर में रखते हैं, किसको, सोडियम को, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो धातुएं जो है आपको देखने को मिलेगी, तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती है ना, तो वो जो है ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, आपस देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं जिंक, जिंक और O2 आपस में अभिक्रिया करके बना लिए जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसे हम संतुलित कर लेंगे इस प्रकार से। वैसे ही एल्यूमिनियम के लेते हैं, देखिए एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, Al2O3, ये इसका फार्मूला होता है Al2O3। अब संतुलित करना जैसे आपने सीखा होगा, है ना, तो क्या किया जाए, यहाँ 4 लगा देते हैं और यहाँ लगाते थे 2। देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम इधर 4 है, यहाँ पास भी 4 हो गया। ऑक्सीजन जो है कितना है, 2। अब ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, यहाँ सामने हम लगा देते हैं 3, हो गया ऑक्सीजन 3, 6 टोटल हो गया। इस प्रकार से जो है रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। उसी प्रकार जो धातु ऑक्साइड है वो जब अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जो है बनाता है लवण, और साथ में बनाता है जल। तो देखिए किस प्रकार से जो है लवण और जल बनता है। जैसे अभी हमने बनाया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
अब ये जो है HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है AlCl3 प्लस H2O। इसको हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 3, लिखते हैं 2, ठीक है। अब 6HCl इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है इसमें? एल्यूमीनियम जो है, आपने देखा एल्यूमीनियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमीनियम क्लोराइड बना लिया AlCl3, और जो O3 जो बचा, हाइड्रोजन के 6 जो है ऑक्सीजन के 3 के साथ H2O बना करके अलग हो गए। इस प्रकार से जल बनाते हैं और लवण बनाता है। आइए वैसे ही देखते हैं, अगर किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब जो है वो क्या बनता है। तो देखिए Al2O3 क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तब क्या बनाता है? तब भी क्या होगा? लवण बनाता है। तो सोडियम जो है, सोडियम एल्यूमीनियम के साथ मिल करके देखिए NaAlO2, इसका जो नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट होता है भैया। क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और बचा जल के अणु। इस प्रकार से अब इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ हम लगाते हैं सामने 2, सोडियम के सामने लगाते हैं 2। इस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, आपस में जब मिलता है ना, तब क्या बना लेता है? तब बना लेता है लवण, सोडियम एल्यूमिनेट और जल के अणु। इस प्रकार से जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के धातुओं में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है ना, उस स्थिति में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोक्साइड ही बनता है। तो किस प्रकार से बनता है? तो सोडियम हम यहाँ पास एग्जाम्पल में ले लेते हैं। सोडियम धातु और जल के अणु आपस में जब अभिक्रिया किए तो वो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में H2, और ऊष्मा का भी क्या होता है? ऊष्मा भी निकलता है। तो देखिए इसे संतुलित किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सामने 2 सोडियम के लिए, और इसके भी सामने लिख लेते हैं 2, अब यहाँ भी लिख लेते हैं 2। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ संतुलित हो गया है। तो हाइड्रोजन गैस, तो ये वाला जो है धातुएं जो है किस प्रकार से जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये बन गया है आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे एक धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है? मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करती है उस समय भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और H2 गैस जो है वो मुक्त होता है, ठीक है। यहाँ हम संतुलित कर लेंगे, यहाँ सामने लगा लेते हैं 2। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी जब मैग्नीशियम जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए जैसे एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल में हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब अभिक्रिया करता है ना जल से, उस स्थिति में क्या बनता है? तो देखिए एल्यूमिनियम जब अभिक्रिया करता है तो Al2O3 ऑक्साइड बनाता है भाई यहाँ पास, और हाइड्रोजन के जो है अणु मुक्त होते हैं। इसे हमें संतुलित करना है, यहाँ लिखते हैं 2, 3। अब देख लिए Al2O3 और 3 हाइड्रोजन के अणु, ठीक। इस प्रकार से ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जल के साथ जब एल्यूमिनियम अभिक्रिया किया, यहां पर देखिए जल के साथ जब एल्यूमिनियम अभिक्रिया किया उस स्थिति में बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे ही आयरन भी जब अभिक्रिया करता है ना जल के साथ, तब भी जो है वो ऑक्साइड ही बनाता है। जैसे आयरन Fe, आयरन का फार्मूला होता है H2O, ये जो है Fe2O3 और 3 H2, इसे भी संतुलित कर लेते हैं। 3 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 2, ठीक। तो जब लोहा जो है जल के साथ जब अभिक्रिया करता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जब लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जो है वो बना लेता है। इसी प्रकार से सामान्य स्थिति में दूसरे धातु हैं जैसे तांबा है, चांदी है, सोना है, ये जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती।
जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसी वजह से तो आभूषण बना करके उसको पहना जाता है ना? वरना उसको पहनते और जल पड़ता उसमें, पानी पड़ता नहाते समय तो वो तो खराब हो जाता। ठीक है? यही कारण है उसको पहना जाता है। अब आइए देखते हैं जो धातुएँ हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो देखिए, मैं यहाँ पास ले लेता हूँ तांबा का एग्ज़ाम्पल। तांबा उसको जो है कॉपर कहा जाता है इंग्लिश में और उसका फ़ॉर्मूला होता है Cu। कॉपर HNO3 ये जो है नाइट्रिक अम्ल है। कौन-सा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब तांबा अभिक्रिया करता है ना, तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है और साथ में जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। अब इसे हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो हम लेते हैं 4 अणु, ठीक? यहाँ लगा लेते हैं 4, अब यहाँ लगा लेते हैं 2 और जल के अणु भी 2 अणु जल के प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से। अब आपने देखा किस प्रकार से जब एक धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट। ये भी जो है एक लवण ही है भाई, ठीक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु जो है मुक्त हुए। तो इस प्रकार से होती है। परंतु आप देखेंगे सोना जो है, सोना या फिर कहें प्लैटिनम किसी अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो किसके साथ अभिक्रिया करती है वो? वो अभिक्रिया करती है अम्लराज के साथ। अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? तो अम्लराज जो है, इसी को जो है इंग्लिश में कहा जाता है एक्वा रेजिया कहा जाता है भैया। अब ये एक्वा रेजिया जो है ना, 3 भाग HCl का और साथ में 1 भाग होता है HNO3 का। यही होता है अम्लराज। 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 का। एग्जाम में कभी आएगा कि अम्लराज क्या है करके, तो ऑप्शन इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगी। 3 भाग HCl उसमें लिखा रहना चाहिए और 1 भाग HNO3 निकला रहना चाहिए, तभी जो है वो अम्लराज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है अम्लराज के लिए, जैसे सभी को 4 ऑप्शन दे दिया गया है आपको और चारों ऑप्शन में अलग-अलग है, मतलब इस प्रकार से जो है ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है, ठीक? और वहाँ पास कहीं पास आपको ऑप्शन मिलेगा H2SO4, उस स्थिति में आपको इसी में लगाना है क्योंकि आपके पास वहाँ ऑप्शन ही नहीं है ना, तो कुछ न कुछ ऐसा, क्योंकि यही ज़्यादा जो सांद्र H2SO4 है ना, ये सामान्य स्थिति में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल होता है। अब आइए देखते हैं आगे धातुओं की प्राप्ति। तो अयस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए अयस्क क्या होता है? अयस्क जो होता है ना, वो एक ऐसा खनिज होता है जिसमें निश्चित धातु की सांद्रता अधिक होती है, अयस्क कहलाती है। तो देखिए भाई, एक निश्चित ऐसा खनिज होता है जिसमें एक निश्चित धातु की सांद्रता जो है अधिक होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अयस्क। इससे एक चीज आपको पता चल रही होगी कि सभी सभी अयस्क क्या हो सकते हैं? खनिज हो सकते हैं, या सभी अयस्क खनिज होते हैं। परंतु सभी खनिज सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है? सभी अयस्क जो है क्या होते हैं? खनिज होते हैं, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। परंतु क्या है? परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस चीजों को आपने जान गया। अब आइए जानते हैं, हम देखते हैं धातुओं के अयस्क के बारे में। कौन-कौन से अयस्क धातुओं के होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पास आपको जो है धातुएं कुछ अयस्क जो दिखाई दे रही होगी, जिसमें ऑक्साइड अयस्क के अंतर्गत आते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। ये किसका अयस्क है? ये लोहा का अयस्क है। उसी प्रकार से मैग्नेटाइट Fe3O4, ये भी लोहा का ही अयस्क है। उसी प्रकार से बॉक्साइट Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है? उसी प्रकार कैसेटेराइट SnO2, ये किसका अयस्क है? ये है टीन का अयस्क।
तो सभी में आपने देखा ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसी वजह से ये ऑक्साइड अयस्क के अंतर्गत आते हैं। कार्बोनेट अयस्क, डोलोमाइट, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम लगा हुआ है और यहाँ कैल्शियम, इस वजह से ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के क्या है, अयस्क हैं। उसी प्रकार लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम अलग किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी कार्बोनेट अयस्क हैं, सभी में कार्बोनेट लगा हुआ है, तो ये कैल्शियम के अयस्क है। वैसे ही कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, ये जिंक के अयस्क है। सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फाइड लगा है वो सल्फाइड अयस्क, जैसे आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट Fe2, ये जो है आयरन के अयस्क होते हैं, ठीक है, और सल्फर के भी अयस्क होते हैं। कॉपर पायराइटिस, ये जो है कॉपर पायराइटिस फार्मूला होता है CuFeS2, ठीक है, इसमें भी कॉपर अलग किया जा सकता है, आयरन अलग किया जा सकता है और सल्फर अलग किया जा सकता है। तो ये तीनों के अयस्क जो है हो सकते हैं, ठीक है। सल्फेट, जिप्सम, CaSO4, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। ये जो है किस प्रकार से सल्फेट अयस्क हैं, किसके, कैल्शियम के, इससे कैल्शियम अलग किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं ये अयस्क जो है ना मिलता कहाँ है। तो देख सकते हैं आप ये अयस्क जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रमुखता मिलता है। तो भाई हेमेटाइट जो अयस्क है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम। बॉक्साइड है सरगुजा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम। ये जो है आपको भूगोल के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और साइंस के हिसाब से भी एग्जाम में आ सकता है। लाइमस्टोन, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। डोलोमाइट, दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। एलेक्जेंड्राइट, जिसको क्राइसोबेराइल कहा जाता है, ये रायपुर, देवभोग, ठीक है। कैसेटेराइट, दंतेवाड़ा और बस्तर में मिलता है। कोरंडम, दंतेवाड़ा में। सोना, रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर, इन जगह मिलता है। उसी प्रकार अभ्रक, अभ्रक रायपुर, बस्तर, सरगुजा और जसपुर में, ठीक है। इतने जगह में जो है आपको देखने को मिलता है अयस्क जो है छत्तीसगढ़ में। इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में आपको धातु कर्म के बारे में विशेष तरीके से वीडियो देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।